Dear all, hope you are doing well. Today we are going to discuss the vapor pressure and Raoult's law. राउट्स लॉ को समझने के लिए वेपर प्रेशर की अंडरस्टैंडिंग होना इंतहाई ज़रूरी है. So basically the vapor pressure is the pressure exerted by the vapors above the liquid surface in a closed container. एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा क्लोज कंटेनर के अंदर होगा. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई कंटेनर है और इसमें ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं. ये जब एवेपोरेट होंगे तो ये एस्केप नहीं कर पाएंगे. इनके अंदर अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाए और ये फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर दें या इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये कम हो तो ये क्या करेंगे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस पे आएंगे और सरफेस पे आने के बाद ये एवेपोरेट होंगे, लेकिन ये एस्केप नहीं कर पाएंगे बल्कि वापसी पे ये एक्सर्ट करेंगे प्रेशर लिक्विड की सरफेस के ऊपर. तो ये जो प्रेशर होगा ये प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाएगा. सो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि कुछ सरफेस मॉलिक्यूल्स किसी भी लिक्विड सिस्टम में ऐसे होते हैं जो सफिशेंट एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि जो इनमें के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ये उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये एस्केप कर जाते हैं सरफेस से वेपर फेज बनाने के लिए. और जब ये वेपर फेज बन जाती है तो इसके बारे में कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो इवेंचुअली इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा वेपर फेज में और कंडेंस्ड फेज में. और उसके बाद जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वेपर्स की जानिब से किसी भी लिक्विड सरफेस के ऊपर एक्विलिब्रियम स्टेट और क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, तो उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं. वेपर प्रेशर की जो डिपेंडेंस है ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर होती है और उनमें से जो प्राइमरी फैक्टर है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं. अब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस दो सल्यूट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी हो सकती हैं और ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं सल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी हो सकती हैं. जितनी ये अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी उतना इन मॉलिक्यूल्स के वेपर्स बनाने के चांस ज़्यादा होंगे और जितने वेपर ज़्यादा बनेंगे उतना वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा. जो दूसरा फैक्टर है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है दैट इज़ द नेचर ऑफ सब्सटेंस. अब अगर कोई चीज़ वोलेटाइल होगी हमारे पास तो डेफिनेटली उसके ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, अगर कोई चीज़ नॉन वोलेटाइल होगी तो उसके वेपर नहीं बनेंगे. इसके अलावा शेप और साइज ऑफ कंटेनर के ऊपर भी वेपर प्रेशर डिपेंड करता है एंड डेफिनेटली टेम्परेचर इज आल्सो एन अदर एलिमेंट जिसके ऊपर जो वेपर प्रेशर है ये डिपेंड करेगा. इसीलिए जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट के दरमियान रिलेटिवली स्ट्रांग होती हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स एस्केप नहीं कर पाते और वो कंट्रीब्यूट नहीं करते वेपर प्रेशर के लिए. दैट्स वाई यहाँ पे जो रिलेशन लिखा गया वेपर प्रेशर का और अट्रैक्टिव फोर्सेस का दैट इज द इनवर्स प्रोपोर्शनल, यानी कि जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा. डेफिनेटली अगर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी तो वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा. तो नेक्स्ट अगर हमारे पास एक मिक्सचर हो मिसिबल लिक्विड्स का, यानी कि दोनों हमारे पास लिक्विड्स मौजूद हों, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं बोथ कंपोनेंट्स के वो वेपोरेट करेंगे और दोनों की जानिब से जो वेपर प्रेशर है वो एक्सर्ट होगा. तो इस सिनेरियो में हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस बनते हैं. एक हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन होते हैं और एक हमारे पास नॉन आइडियल या फिर रियल सॉल्यूशंस बनते हैं. तो अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो हम कहते हैं कि अगर हम दो सब्सटेंसेस को मिक्स करें जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हों तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप 100 ml मेथनॉल और 100 ml एथनॉल को मिक्स करते हैं तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो 200 ml बनना चाहिए. इसके अंदर कोई भी हीट इवॉल्व या फिर एब्जॉर्ब नहीं होगी. इसके अलावा एक और एग्जांपल है कि अगर आप बेंजीन और टॉल्यूइन को मिक्स करें या फिर एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को मिक्स करें, इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल आयोडाइड को मिक्स करें, तो इन सिस्टम्स की जानिब से आइडियल बिहेवियर एग्जिबिट किया जाता है. और आइडियल सॉल्यूशन और राउल्ट्स लॉ के बारे में अगर हम स्टडी करें तो हम कहते हैं कि जो वेपर प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन का ये बेसिकली फंडामेंटल प्रॉपर्टी है
और ये एस्केपिंग टेंडेंसी के बारे में बताता है। तो इसी के बारे में राउल्ट्स ने 1887 में इसको रिकॉग्नाइज किया और इसने बताया कि हमें पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन से हम समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं किसी भी मिक्सचर के अंदर, एक A है और दूसरा हमारे पास B है। तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो इन दोनों के कंट्रीब्यूशन की वजह से होगा। लेकिन अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमने वेपर प्रेशर जो है वो इवेलुएट करना है A का एंड देन वेपर प्रेशर B का। तो जो A का वेपर प्रेशर होता है वो प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर और उसकी मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन होता है। और मोल फ्रैक्शन का हम जानते हैं कि अगर हमने मोल फ्रैक्शन को डिटरमिन करना हो फॉर एग्जांपल ए कंपोनेंट की, तो हम इसको कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस टोटल नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी। इस तरह से हम क्या करते हैं जी, कैलकुलेट कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन को। और नॉट ए, पी नॉट ए इंडिकेट करता है कि वेपर प्रेशर सिर्फ एक कंपोनेंट की वजह से है, एक के अलावा इसके अंदर कोई चीज मौजूद नहीं है। सिमिलरली आप पी बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से राउल्ट्स लॉ हमें बताता है कि पार्शियल प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का वो बराबर होता है, इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। इसी तरह से बताया गया कि ये तमाम चीजें इंडिकेट किस चीज को करती हैं, तो जो पी ए एंड पी बी हैं ये पार्शियल वेपर प्रेशर को इंडिकेट कर रहे हैं और एक्स ए एंड एक्स बी मोल फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। इसी तरह से पी नॉट ए एंड पी नॉट बी जो है ये प्योर कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर को इंडिकेट कर रहे हैं। और टोटल वेपर प्रेशर या डाल्टन लॉ भी इसको बोलते हैं, इट इज द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। आगे इसी इक्वेशन को ओपन करके लिखा गया, पी ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई एंड पी बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी थी। तो यहाँ पे एक हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है जो कि हमें बता रही है कि वेपर प्रेशर कंपोजिशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अगर आइडियल सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पे एक पे यहाँ पे हम ले रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए यहाँ पे 0 है और हम इसमें ऐड करते जाते हैं ए को, तो मोल फ्रैक्शन जो है ये बढ़ती जाएगी एंड अल्टीमेटली ये किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे पहुंच जाएगी और यहाँ ये हमारे पास प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा। तो अब डेफिनेटली एक्स ए और एक्स बी का जो सम है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये हमेशा आपने याद रखना है। तो जब इसका जो सम है वो 1 के बराबर होगा तो अगर एक्स ए हमारे पास 0 है तो एक्स बी डेफिनेटली यहाँ पे 1 होगा। इसी तरह से अगर एक्स बी यहाँ पे हमारे पास एक्स ए यहाँ पे हमारे पास 1 है तो यहाँ पे जो एक्स बी है या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है ये हमारे पास यहाँ पे 0 होगा। तो आप देख सकते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मोल फ्रैक्शन जो है बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे पहुंचती है और इसको हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। और यहाँ पे इंडिकेट किया गया है पूरी इक्वेशन को कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट और पी नॉट ए। इसी तरह से पी बी यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट को भी यहाँ पे इंडिकेट किया गया पी नॉट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से यहाँ पे इसको इंडिकेट किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें रियल या नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तो हम कहते हैं कि एक ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि आइडियल बिहेवियर एग्जिबिट नहीं करते। इसमें सल्यूट सॉल्वेंट की या फिर सॉल्वेंट के साथ जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है ये अनइक्वल होती है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको कहूं कि आप 100 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को कंबाइन करें 100 ml ऑफ वाटर के साथ, जो आपको टोटल सोल्यूशन बनता है वो 200 ml नहीं बल्कि 180 ml बनता है। तो ये एक हमारे पास नॉन आइडियल सिनेरियो है। तो इसमें हमने ये डिटरमिन किया कि यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन अगर टर्म यूज कर रहे थे आइडियल सॉल्यूशंस के लिए, तो जब हम रियल या नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम थर्मोडायनामिक एक्टिविटी या फिर ए का इस्तेमाल करेंगे जो कि इंडिकेट करेगा थर्मोडायनामिक एक्टिविटी को और रियल सॉल्यूशन को। बाकी जो इक्वेशन है वो सेम रहेगी। वहां पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए था, यहाँ पे 1 लिख दिया, बात ए की है, यहाँ पे आप ए भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ
A इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे आप देखें तो A1 लिख दिया गया, वहां पे हमारे पास आइडियल सोल्यूशन में x1 या zeta1 था, तो जहां भी A1 लिखा होगा ये इंडिकेट कर रहा होगा रियल या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को। अब दो तरह की डेविएशन हो सकती है रियल या नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में, एक पॉजिटिव डेविएशन होती है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव डेविएशन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव डेविएशन एंड वी से कि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस सल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीकर हों, कमजोर हों, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, ज्यादा वेपर्स बनेंगे क्योंकि इनके दरमियान जो एफिनिटी है वो कम है, तो इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। जब एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा हो गई तो इसका मतलब ये है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ए का हो, बी का हो या फिर टोटल वेपर प्रेशर हो, ये राउट्स लॉ जो है एक्सपेक्टेड से ज्यादा होंगे। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि थर्मोडायनामिक एक्टिविटी जो है A1 इज ग्रेटर देन टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 और A2 इज ग्रेटर देन टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 या zeta 2। तो ये मोल फ्रैक्शन जब ज्यादा होगी तो ये हमें पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, इंक्रीज शो करेंगे, और इस इंक्रीज को हम ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है ये आइडियल सॉल्यूशन को अगर रिप्रेजेंट कर रही है, तो जब पॉजिटिव डेविएशन होगी तो आप देख सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो प्योर कंपोनेंट दोनों का, ए का भी और बी का भी ज्यादा हो रहा है, और अल्टीमेटली जो टोटल वेपर प्रेशर है वो भी हमारे पास ज्यादा हो रहा है। अगर नेगेटिव डेविएशन की बात की जाए तो इसमें सिंपल आपने ये याद रखना है, जो सल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है ये स्ट्रांगर होता है, और हम जानते हैं कि जब ये इंटरेक्शन स्ट्रांगर होगा तो वेपर्स कम बनेंगे, और जब वेपर्स कम बनेंगे तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, बी और टोटल वेपर प्रेशर कम होगा, लोअर होगा। आप इसको इस तरह से भी जस्टिफाई कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो यू कैन सिंपली से दिस वन इज द नेगेटिव डेविएशन। आप देख सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर भी कम हो गया, और जो प्योर कंपोनेंट थे उनका वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है। वजह इसकी सिंपल ये रही कि जो अफिनिटी थी, अट्रैक्शन था, अट्रैक्टिव फोर्सेस थी बिटवीन द सल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी। So it was all about the vapor pressure and Raoult's law. नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तीन अहम प्रॉपर्टीज होती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एडिटिव प्रॉपर्टीज एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज। क्योंकि हमारे कोर्स आउटलाइन में ज्यादा फोकस जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फार्मास्यूटिकल साइंसेज में, ड्रग डेवलपमेंट में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को विद डिटेल स्टडी करेंगे। For then, thank you so much. Allah